बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड राउंड मॉडल स्टडी किया था। आज हम एक नेक्स्ट राउंड मॉडल दैट वाज प्रेजेंटेड बाय नील बोहर इन 1913, इस मॉडल के मुख्तलिफ पॉइंट्स को, मुख्तलिफ ऑब्जर्व्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आइए बोहर राउंड मॉडल को स्टडी करते हैं, उसके पॉइंट्स को। द फर्स्ट पॉइंट इज electrons around a positively charged nucleus revolve in different energy levels which are called orbits. लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व करेंगे इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स। ये तो था इसका पहला पॉइंट। एनर्जी लेवल के बारे में थोड़ा सा बेटा मैं आपको बता दूं कि हर एक एनर्जी लेवल को एक ख़ास नाम दिया गया और हर एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स को की मैक्सिमम नंबर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। एनर्जी लेवल जो अराउंड द न्यूक्लियस हैं उनको हम खास नेम देंगे, जैसे एल, एम, एन एंड सो ऑन। अब हर एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद फिक्स होती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको फाइंड करने के लिए एक रिलेशन है 2n²। ठीक है बेटा, इस रिलेशन के मुताबिक हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी मैक्सिमम हो सकती है। के इज द फर्स्ट, इसको हम के कहेंगे, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है। इस तरह से ये एनर्जी लेवल आगे चलते रहते हैं। अब अगर हम देखना चाहेंगे कि के ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो इस रिलेशन के मुताबिक एन की जगह हम क्या करेंगे, क्योंकि के 1 है तो 1 से करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस विल शो अस दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी हेल्ड इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दैट इज के मैक्सिमम 2, राइट। एल सेकेंड ऑर्बिट, so you will substitute 2 against n, so you will find 8. That is how many electrons, maximum electrons can be held by the second energy level, that is L. This is 8. 8 से कम भी आ सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी। यहाँ पर भी 2 टाइम्स थर्ड ऑर्बिट है, m को m से हम शो करेंगे, ये आ जाएगा 18। फोर्थ ऑर्बिट m से शो करेंगे, दैट विल बी 32। तो दिस इज द वे दैट वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ एन एनर्जी लेवल टू होल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट बहुत क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल व्हिच आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि ये थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन ऑर्बिट्स के बारे में रिगार्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मीन कि जितना कोई ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस से करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। यानी कि अगर हम ये के ऑर्बिट को देखेंगे, एन ऑर्बिट को देखेंगे, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, एन ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ द। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करेगी एनर्जी ऑफ इस पर्टिकुलर ऑर्बिट। उसको हम थर्ड पॉस्टुलेट में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन में थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में आएगा फॉर विच द अमाउंट ऑफ द, यू कैन से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 यानी कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को रिस्पॉन्ड करेगी किससे, पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसके अंदर ये मौजूद होती है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक तो लीनियर मोमेंटम है जिसको हम क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं, लीनियर मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो भी मूवमेंट होगी इन अ सर्कुलर पाथ, तो दैट विल बी टर्म्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा, वो ही उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये करस्पॉन्ड करेगा इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम टू द पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। तो ये थर्ड पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन हैं दे रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच
the angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी डिटेल पे इंशाल्लाह फिर हम आगे जब हम स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम बात करेंगे। तो इसकी जो अमाउंट है दैट इज 6.626 इन 10⁻14 जूल पर। फोर्थ पॉइंट बेटा और फिफ्थ पॉइंट ये बताता है कि जब एटम जो है ना लाइट एमिट भी करता है, लाइट एमिट कब करता है और कब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन के साथ यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसमें क्या चेंज आता है। ये याद रखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी एटम जो है ना वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट विल जंप टू द हायर ऑर्बिट, डेफिनेटली इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चलेगा। ठीक है, और कब जाएगा जब उसकी एनर्जी जो है नेक्स्ट ऑर्बिट के मुताबिक हो जाएगी, तो इट विल जंप फ्रॉम द E1 टू E2। यानी कि अगर हम सिंगल व्यू लिखें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है E1, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मौजूद है, इसकी एनर्जी है E1। ठीक है बेटा, इसको समझाने के लिए अब अगर एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता, लाइट एब्जॉर्ब करता, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बताया था कॉरस्पॉन्ड करती है उसके पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी इंक्रीज। और जो ही इसकी एनर्जी E2 के बराबर होती है यानी कि सेकंड ऑर्बिट नेक्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल होगी, तो इट विल जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, यानी कि इसकी एनर्जी कॉरस्पॉन्ड करेगी एनर्जी लेवल से। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो जो बढ़ती चली जाएगी तो वो अपने से आगे वाले ऑर्बिट के अंदर ये जंप करता चला जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरी बात है कि जब ये लाइट एमिट होती है एटम से, वो किस सिचुएशन में एमिट करेगा, एटम लाइट कब एमिट करेगा। होता ये है कि जब कभी लाइट एमिट हो रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। अब डेफिनेटली अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी E2 थी, इसकी एनर्जी E1 है, तो ये जितना डिफरेंस है उतना ये रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विल लूज दैट पर्टिकुलर difference of the energy and will jump from high to the low। अब वो जो एनर्जी लूज हुई है बाय द इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो ये दो पॉइंट्स आपने देखे एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिट के बारे में, कि जब कभी भी एटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बढ़ेगी एंड इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो क्या होगा कि इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज डेल्टा ई अप टू यू कैन से एनर्जी लेवल दैट इज इक्वल टू E2 minus E1। This much energy is either absorbed or released by an electron। When it absorbs this much energy, it will jump from lower orbit to the higher orbit। When it releases that amount of energy, it will jump from the higher orbit to lower orbit and electron। So these are the 5 postulates of Bohr-Economic model। Let us recap this model। That is, the first postulate was electrons revolve around the nucleus in a particular energy level which are called orbits। और ऑर्बिट्स के बारे में जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी वो मैंने आपको बता दी कि हर एक ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, हर एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो कितने होते हैं वो भी हमें बता दें। सेकंड पॉइंट था कि जितना हर एक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा ऑर्बिट उतना ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी एंड वाइस वर्सा। सेकंड था कि अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनके अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई एट दिस प्लैंक कांस्टेंट, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है। जो 4 और 5 जो पॉइंट है दैट इज अबाउट द एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी एंड इमिटिंग ऑफ लाइट एनर्जी। जब कभी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है विल
will also absorb energy and will jump from the lower orbit to higher orbit. और लास्ट पॉइंट था कि when electron jumps from the higher orbit to lower orbit, तो उसमें क्या होगा, it will emit energy in the form of radiations, और जो amount of energy है जो लाइट emit हुई है that is equal to delta E2 minus E1, that is equal to the difference of the energies of the two energy level. तो ये था बेटा बोहर टाउन मॉडल। इसके 5 के 5 पॉइंट्स आपकी बुक्स में भी लिखे हैं, आपको समझ आगे अब उसको स्टडी करें और एक एक पॉइंट के ऊपर आप गौर करें और इसको याद करने की कोशिश करें। टेक केयर, अल्लाह।